विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत जो है वो समास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात इसके उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो समास हमारा जो पाठ है, यह पाठ भी जो है वो शब्द निर्माण के काम में आता है। ठीक है, इस पाठ से हम नए शब्दों को निर्माण करना सीख जाएंगे और शब्दों का अन्य शब्दों के साथ परस्पर संबंध क्या होता है। ठीक है, परस्पर संबंध को कहते क्या हैं, इस सब के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। और जब हम नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारी भाषा में परिपक्वता आएगी और हम किसी भी विषय पर लिखने में या बोलने में या बात करने में झिझकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रूप में शब्द भंडार होगा। तो शब्द भंडार में हमारी वृद्धि होगी। इस उद्देश्य के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद ये हमारा उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य। ठीक है, तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके कितने भेद होते हैं उन भेदों की भी जानकारी लेते हैं और परस्पर जब शब्दों का शब्दों से मेल होता है तो उससे कौन से शब्दों का निर्माण होता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समास पाठ। ठीक है, देखो बच्चों, जो ये समास शब्द है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है हमें ये पता होना जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं उस पाठ का मतलब क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है वह अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। ठीक है, शाब्दिक अर्थ जो होता है समास का वह क्या होता है, वह होता है संक्षेप। अब क्या है, किसका संक्षेप होगा, संक्षेप जो होता है वो शब्दों का होगा, पदों का होगा। तो हम समास की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से होगी, समास की परिभाषा, समास की परिभाषा होगी कि परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, शब्दों या पदों के मेल को, पदों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या परिभाषा लिखी है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों या शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उदाहरण में मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, राजा का कुमार आ रहा है, राजा का कुमार आ रहा है। यहाँ पर मैंने यह एक वाक्य लिखा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो राजा का कुमार है, यह जो है हमारा जो ये वाक्य है, ये जो हमारे पद है, इन पदों से हम क्या बना सकते हैं, एक शब्द बना सकते हैं। ठीक है, और वह शब्द क्या होगा, राजकुमार होगा। वह शब्द क्या होगा, राजकुमार। अब आप देखिए कि हम इस वाक्य को इस तरीके से भी लिख सकते थे कि राजकुमार आ रहा है। तो आप ये देखिए कि जहां पर इतना बड़ा ये तीन शब्दों का हमारा जो मेल था वो एक शब्द में क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया। इसीलिए क्या है, शब्दों का या पदों का संक्षेपीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ये इसकी सूक्ष्म परिभाषा है। और थोड़ी सी विस्तृत परिभाषा क्या है कि परस्पर संबंध रखने वाले
दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और ये इसका उदाहरण यह है पहला। अब आप ये देखिए कि जो राजा शब्द है, यहाँ पर जो है राजा शब्द है, वे राजा शब्द जो है वो पूर्व पद है। इसमें क्या है, पूर्व पद, ठीक है, ये इसका पूर्व पद है। और जो हमारा कुमार शब्द है, ये जो हमारा कुमार शब्द है, यह हमारा क्या है, उत्तर पद है। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस बात की भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि हमारा पूर्व पद तो क्या हो गया, राजा हो गया, और जो कुमार शब्द है वो हमारा उत्तर पद हो गया। अर्थात जो समास है उसमें हमें पूर्व पद और उत्तर पद का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बता देती हूँ जो कि इसी से संबंधित है, जो इस परिभाषा से संबंधित है और हमें जानना बहुत जरूरी है। जब जो है यहाँ पर राजा का जो कुमार लिखा है मैंने, राजा का कुमार, ये जो है एक समास विग्रह है। क्या है यहाँ पर, एक समास विग्रह है, इसको कहेंगे हम समास विग्रह, ठीक है। और जो हमारा ये राजकुमार शब्द है, यहाँ पर जो हमारा राजकुमार शब्द है, यानी कि इस राजा का कुमार शब्द को हमने संक्षिप्त रूप में क्या लिखा, राजकुमार लिखा। तो राजकुमार शब्द हमारा क्या बनेगा, यह बनेगा हमारा सामासिक पद। क्या बनेगा, सामासिक पद या समस्त पद भी कह सकते हैं हम, सामासिक पद या समस्त पद। अब आप देखिए कि इनकी परिभाषा क्या होगी, समस्त पद, इनकी परिभाषा ये होगी कि समस्त पद यानी सामासिक पद का पूर्व रूप ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। और सामासिक पद की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि समास विग्रह के बाद जो एक शब्द बनता है, यानी कि समास विग्रह का को जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, समास विग्रह का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। और समास विग्रह कब कहलाता है, सामासिक पद का पूर्व परिस्थिति या पूर्व स्थिति ही क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी हमारी कि समास का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ संक्षेप। और समास की परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध होता है तो उनका जो मेल होता है उसी को हम समास कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दी थी। यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या होता है, ठीक है। और समास विग्रह क्या होता है और सामासिक पद किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमने समास के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की। अब मैं आपको इसके भेदों के बारे में जानकारी दे देती हूँ कि समास के जो है वो मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, ठीक है। अब 4 भेद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो बच्चों, समास के भेद मैंने आपको अभी बताया था कि समास के मुख्य रूप से जो है समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, 4 भेद हैं। और वो कौन कौन से भेद हैं, यहाँ पर जो है सबसे पहले है नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये सबसे पहला भेद है हमारा। इसके बाद दूसरे नंबर पे है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। और तीसरे नंबर पे है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और चौथे नंबर पे है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। अब आप देखिए कि ये हमारे 4 समास है, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन उनमें हम मुख्य रूप से 2 पढ़ेंगे। 2 इसके होते हैं मुख्य रूप से। एक है कर्मधारय समास, ये हमारा
5वां नंबर गिना जाता है आपकी कक्षा के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। कर्म भाग्य समास, और इसके 6 नंबर जो इसी का भेद है वो है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। तो ये इसके अन्य 2 भेद हैं जो हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास, फिर बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 2 भेद और द्वंद्व समास पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अभी अव्ययीभाव समास क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास के बारे में जानेंगे कि अव्ययीभाव समास जो है किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने अव्यय शब्दों के शब्द पाठ जब हमने पढ़ा था तो आपने जो है अव्ययी शब्द के बारे में बात पढ़ी थी, और इसके बाद भी जब हम उपसर्ग के पाठ के बारे में पढ़ रहे थे उस समय भी हमने जो है अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा था कि संस्कृत के अव्यय शब्द, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसमें जो है इस समास में या इस समास में समस्त पद का पहला पद क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक है। अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है, ठीक है, तो जिस समास अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या है कि जिस समास में समस्त पद का पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। अब प्रधान का मतलब क्या होता है, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, ठीक है। तो मुख्य होता है अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसका अब हम उदाहरण के तौर पर जो है मैं आपको उदाहरण लिखकर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या है। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक समस्त पद लिखा यथाशक्ति, क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, यथाशक्ति शब्द लिखा है, ठीक है। अब ये यथाशक्ति जो है इसका अगर हम, ये एक समस्त पद है, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा शक्ति के अनुसार। अब क्या होगा यहाँ पे, शक्ति के अनुसार होगा। तो जो हमारा पहला पद है अर्थात हमारा जो ये पूर्व पद है ये यहाँ पर क्या है, प्रधान है, जो अभी हमने अपनी परिभाषा में कहा शक्ति के अनुसार। अब आप देखिए कि कोई भी मनुष्य जो है वो अपनी शक्ति के अनुसार ही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कोई भी काम को करता है। इसीलिए क्या यहाँ पर उदाहरण है यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो जो हमारा ये जो क्या कहते हैं उसके लिए शक्ति के अनुसार है, इसमें शक्ति जो है वो क्या है, प्रधान शब्द है। अब जब क्या होता है कि जिस समास में समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकते थे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस समास में समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है और उसके योग से अन्य पद भी क्या हो जाता है, यानी समस्त पद प्रधान बन जाता है, तो वो वहां पर क्या है, अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है, जैसे शक्ति जितनी होगी, सामर्थ्य जितना होगा, इंसान उतना ही काम कर सकेगा। तो इसीलिए वहां पे शक्ति जो है प्रधान है और शक्ति के अनुसार किया गया कार्य भी प्रधान बन जाता है। दूसरा, ये तो था पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दूंगी। यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, भरपेट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, भरपेट शब्द लिखा है मैंने यहाँ पे, भरपेट शब्द लिखा है। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो वह होगा पेट भरकर। क्या होगा, पेट भरकर।
अब आप देखिए कि जिस भी इंसान का या जिस भी मनुष्य का, जिस भी जीव का पेट जितना बड़ा होगा, ठीक है, वो उतने ही अनुसार उसको भरेगा, अर्थात उतना ही उसमें खाना खाएगा, उतने उसकी खाना खा सकता है वो, जितना उसका पेट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि चींटी का पेट कितना बड़ा होता है। चींटी का पेट बहुत छोटा होता है और हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है। तो हाथी जितना खाना चींटी नहीं खा सकती, या चींटी जितना खाना हाथी नहीं खा सकता, उसको तो और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसका अपने पेट के अनुसार वो खाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, पेट जो है वो प्रधान है, और पेट जितना बड़ा होगा उसी के अनुसार उसको हम भरेंगे। इसीलिए क्या हो गया, पेट प्रधान है और उसीलिए उसको जो भरना है, जो काम किया जा रहा है उसको उसके द्वारा, यानी कि जो हमारा समस्त पद है वो भी प्रधान बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आपको क्या बात याद रखनी है कि इसका जो पूर्व पद होता है वह होता है प्रधान, अर्थात वह मुख्य होता है, और उसके योग से समस्त पद भी क्या बन जाता है, प्रधान बन जाता है। तो ये तो था हमारा अव्ययी भाव समास के बारे में। अब मैं आपको बहुब्रीहि समास के बारे में समझा रही हूँ। देखो बच्चों, अब हम जो है वो दूसरे नंबर पे हमारा जो भेद है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास जो है वो बहुत ही एक कहते हैं कि बहुब्रीहि समास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है हिंदी भाषा के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो है इससे हमें बहुत सारे शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। बहुब्रीहि समास जो है जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वरन कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि समास शब्द में जिस समस्त पद का, यानी जिस समस्त पद में जो है वो समस्त पद कह दो या समास कह दो, ठीक है। तो जिस समास में जो है वो कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद का क्या मतलब है? कोई पद मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि समास में जो है हमें दो पदों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नंबर 1 है पूर्व पद और नंबर 2 है उत्तर पद। अब उत्तर पद और पूर्व पद जिस समास में होगा दोनों ही पद रहेंगे। तो जिस समस्त पद का जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसको समझाऊंगी। अब आप देखिए कि उदाहरण हमारा क्या है। उदाहरण में यहाँ पे लिख रही हूँ, नंबर 1 पे लिखा है मैंने, यहाँ पर मैं समास विग्रह पहले लिखूंगी, ठीक है। समास विग्रह में मैं लिख रही हूँ, नीला है कंठ जिसका। यहाँ पर जो है ये हमारी परिभाषा थी, नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका, यहाँ पर जो है देखो, ना ही नीला जो शब्द है, जो नीला शब्द है हमारा, ना ही वो प्रधान है, यानी ये पूर्व पद है, ये प्रधान नहीं है। और ये कंठ जो है वो उत्तर पद है, ये भी प्रधान नहीं है, बल्कि अन्य पद प्रधान है। उसको जो जिसको हम इससे क्या बना, एक शब्द बना नीलकंठ। क्या बना? एक नीलकंठ शब्द बना, ये प्रधान है। तो नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं नीलकंठ? शिव जी को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो नीला और कंठ कोई प्रधान नहीं है, बल्कि नीलकंठ प्रधान है, अर्थात शिव प्रधान है। इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है।
इसी प्रकार मैं एक और उदाहरण आपको दे रही हूँ। दूसरा उदाहरण है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला। अब आप देखिए कि मुरली को धारण करने वाला कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मुरलीधर। क्या कहलाएगा, मुरलीधर। अब आप देखिए कि मुरलीधर कहते किसे हैं, मुरलीधर कौन होता है, किसके हाथों में मुरली रहती है, कृष्ण के हाथों में रहती है। तो इसलिए यहाँ पे न मुरली की बात हो रही है और उसको, बल्कि उसकी किसकी बात हो रही है, उसको धारण करने वाले की बात हो रही है कि मुरली को धारण कौन करता है। ठीक है, तो मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर कहलाएगा और मुरलीधर किसे कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। एक छोटा सा उदाहरण और दे देती हूँ मैं आपको तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला। अब आप देखिए कि यहाँ पर न तीन प्रमुख है, यानी ना ही उत्तर पद प्रमुख है और ना ही नेत्र प्रमुख है, बल्कि जो तीन नेत्रों वाला है वो प्रमुख है। तो तीन नेत्रों वाला क्या कहलाएगा, त्रिनेत्र। क्या कहलाएगा, त्रिनेत्र कहलाएगा। और त्रिनेत्र किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। इसलिए क्या है, शिव यहाँ प्रधान है, ना ही पूर्व पद प्रधान है, ना ही उत्तर पद प्रधान है। तो जिस समस्त पद का ये जो समस्त पद बनाए हैं मैंने, जिस समस्त पद का ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझती हूँ कि अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसी प्रकार से आप भी इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। आप उनको पढ़ें और उनको समझें तथा उत्तर पद और पूर्व पद किस प्रकार से मिलकर के समस्त पद का निर्माण करते हैं, इस बात की जानकारी प्राप्त करें। और तत्पुरुष समास के दो भेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।